हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए हमने आज हिस्ट्री की जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज़ स्टार्ट की है। और इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन अवेलेबल होंगे स्क्रीन पे। और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स देखने को भी मिलेंगे, जैसा कि अलग अलग जो है सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं उसमें भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि जो भी पीडीएफ मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं सॉल्व कराऊंगा उसको पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन में फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है लिंगनी, सेकंड ऑप्शन है जेना, थर्ड ऑप्शन है वाटरलू, फोर्थ ऑप्शन है आरकोल युद्ध। तो वाटरलू जो युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन को जो है अपने हार का या पराजय का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी जो है सम्राट था। उसने 2 बार फ्रांस पर शासन किया। पहला शासनकाल 1804 से लेके 1814 तक था। दूसरा शासनकाल 1815 में था। ठीक है। उसने फ्रांसीसी क्रांति युद्धों के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व भी किया था। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टा के इतिहास के सबसे महान कमांडरों में से एक माना जाता है। उसने 70 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें केवल 7 में हार और ज़्यादातर में अंत का जो है सामना करना पड़ा। मतलब उसका मतलब इतना वर्चस्व था कि 70 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी और मात्र 7 में उसमें हार आए बस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जीते गए महत्वपूर्ण युद्ध, इसमें हो सकता है एक ना एक क्वेश्चन बन जाए कि नेपोलियन द्वारा कौन कौन से युद्ध जो है जीते गए थे। उसमें 4 ऑप्शन आपको बना के दे दे और आपसे पूछ ले कि कौन सा नहीं जीता। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा कौन कौन से युद्ध कब कब लड़े गए थे इसका भी जो है डिटेल यहाँ पर बताया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट ने मोटेनोट का युद्ध जीता। इसके अलावा सीवा का युद्ध, लोदी का युद्ध, भोर घेटो का युद्ध, माउंट ताबोर का युद्ध भी उसने जीता। इसके साथ साथ बोरोडिनो का युद्ध भी उन्होंने जीता। इसके अलावा जो आरकोल, जेना और लिंगनी का युद्ध है उसकी भी डेट यहाँ पर बताई गई है। 1796 में जो है आरकोल का युद्ध इन्होंने जीता था। इसके अलावा 1806 में जो है इन्होंने जेना का युद्ध जीता था। इसके अलावा 1815 में लिंगनी का युद्ध जो हुआ था उसको इन्होंने जीता था। किसने जीता था? बोनापार्टा ने। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही बन सकता है कि आरकोल का युद्ध नेपोलियन बोनापार्टा ने कब जीता था। ठीक है। तो जिस ऑप्शन में होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके चॉइस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। वाटरलू का युद्ध 1815 में बेल्जियम में लड़ा गया था। तो जैसा कि पीछे डेट बताई गई थी कि 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। और कहाँ पर लड़ा गया था? बेल्जियम में। ठीक है। इसके अलावा नेपोलियन की फ्रांसीसी सेना ने वोलिंगटन के ड्यूक और मार्शल बेचलर के नेतृत्व में एक गठन के बीच यह युद्ध हुआ था। इसके अलावा वाटरलू की लड़ाई में क्या हुआ था इस बात का जो है जिक्र यहाँ पर किया गया है। 7वें गठबंधन का अंत हुआ था। नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी। और इसके अलावा नेपोलियन के युद्धों का जो है अंत हो गया था। ठीक है। कौन से युद्ध में? 1815 के वाटरलू युद्ध में। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फ्रांस के पहले सम्राट थे? फर्स्ट ऑप्शन है नेपोलियन, सेकंड ऑप्शन है मेटल, थर्ड ऑप्शन है 14वां लुई यानी लुई 14 जो थे वो, फोर्थ ऑप्शन है शार्लेमेन। तो
फ्रांस का जो पहला सम्राट था वो नेपोलियन था। याद रखेंगे आप, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो नेपोलियन पे आप टिक लगाएंगे। आगे इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट जो है घोषित किया था। क्वेश्चन अगर बने कि नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो 1804 में जो है वो सम्राट जो है फ्रांस का बना था। इसके अलावा वह फ्रांस के पहले सम्राट 1804 और 1814 और 1815 में भी थे। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने पड़ोसी यूरोप देश को जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने और उन राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा। ठीक है। इसके अलावा नेपोलियन ने यूरोप के आधुनिकीकरण कर्ता के रूप में अपनी भूमिका देखी। मतलब इन्होंने जो है आधुनिकीकरण किया यूरोप में ज़्यादा मात्रा में। इसके अलावा उन्होंने कई कानून पेश किए, जैसे कि निजी संपत्ति की सुरक्षा और दशमलव प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए वजन और माप की एक समान प्रणाली। मतलब इन्होंने दशमलव से रिलेटेड जो और मापन से रिलेटेड एक प्रणाली जो है समान प्रणाली को डेवलप किया। ठीक है। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वाटरलू की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। फर्स्ट ऑप्शन है वेलिंगटन के नवाब ने किया था। सेकंड ऑप्शन है कार्नवाल के नवाब। थर्ड ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट। फोर्थ ऑप्शन है स्कॉटलैंड के नवाब ने। तो वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी फ्रांसीसी और उनके बीच में, सेना का जो नेतृत्व किया था वो कार्नवाल के नवाब ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 से लेके 1821 एक फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप पर अत्यधिक विजय प्राप्त की। शुरुआती में आपने देखा कि कितने सारे विजय इन्होंने प्राप्त किया था। इसके अलावा उन्होंने वाटरलू की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वाटरलू की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है वेलिंगटन के नवाब ने। सेकंड ऑप्शन है कार्नवाल के नवाब। थर्ड ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। फोर्थ ऑप्शन है स्कॉटलैंड के नवाब ने किया था। तो आपको पहले ही बताया गया है कि वाटरलू की लड़ाई जब फ्रांसीसी सेना जिनके साथ जो है नेपोलियन बोनापार्ट था उसने लड़ी है, तो नेतृत्व किसने बेसिकली किया होगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 से लेकर 1821 तक एक फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट के रूप में थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप पर अत्यधिक विजय प्राप्त की। आपने देखा कि किस तरह से 70 में से मात्र 7 लड़ाइयाँ हारी इन्होंने। तो इसका मतलब काफ़ी विजय इन्होंने प्राप्त की, काफ़ी युद्ध लड़े इन्होंने वाटरलू की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया। इसके बाद ये लड़ाई जो है इनकी आखिरी लड़ाई हुई। क्यों? क्योंकि इसमें उन्हें युद्ध का जो है हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला पेट्री फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में डैश को संदर्भित करता है। ला पेट्री जो शब्द है वो किसके लिए जो है, किस चीज़ के लिए जो है यूज़ किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है नागरिकों का शासन। सेकंड ऑप्शन है पैतृक भूमि। थर्ड ऑप्शन है पूर्ण राजशाही का शासन। फोर्थ ऑप्शन है नागरिक। तो ला पैट्री जो है फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में जो पैतृक भूमि थी उसके लिए जो है यूज़ किया गया था। याद रखेंगे आप। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे पढ़ते हैं ला पैट्रिक के बारे में कि और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। शुरू से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने विभिन्न उपायों और प्रथाओं की शुरुआत की जो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना
पैदा कर सके। मतलब इस तरीके से जो है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो है आप कह सकते हैं कि प्रचलन किया अपना, कि सामूहिकता की उनके बीच में, लोगों के बीच में पैदा हो गई। इसके अलावा ला पैट्रिक जो पृथ्वी जिसे कहते हैं, और ले सियोटेन जिसे नागरिक कहते हैं, के विचारों ने एक संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले एक संयुक्त समुदाय की धारणा पर जोर दिया। इन्होंने क्या किया, फ्रांस जब ये फ्रांस के में विजय इन्होंने प्राप्त की, इसमें इन्होंने जो है लोगों को पृथ्वी और इसके अलावा नागरिक के जो विचार थे उस पर संयुक्त जो है समुदाय की धारणा पे इन्होंने जोर दिया। इसके अलावा पूर्व शाही मानक को बदलने के लिए एक नया फ्रांसीसी ध्वज इन्होंने तिरंगा चुना। ठीक है। इसके अलावा स्टेटस जर्नल को सक्रिय नागरिक के निकाय द्वारा चुना गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है। ये मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ बेसिकली ताकि ये आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ सके कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, कैसे हुई और कब कब कौन कौन से युद्ध लड़े गए। ठीक है। मैं आपको बस MCQ करवा दूंगा तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पता लगेगा, वो भी बेसिकली आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ पता नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा और बताया गया, उनको भी पढ़ लेते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट बन गया तो आप MCQ आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट बताया गया, राष्ट्र के नाम पर नए भजनों की रचना की गई, शपथ ली गई और शहीदों को याद किया गया। ये किसके द्वारा किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। पृथ्वी जो चीज़ थी, संदर्भ था, उसके संदर्भ में किया गया था ये। इसके अलावा एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और इसने अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है। इसीलिए लोगों का इनको बहुत समर्थन प्राप्त था। क्यों? क्योंकि लोगों के हित के लिए भी काफ़ी काम इन्होंने किया था। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच जैसा कि पेरिस में बोली और लिखी जाती थी राष्ट्र की आम भाषा बन गई। इस पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ला पैट्री फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में पृथ्वी मतलब पिता की जो भूमि है को संदर्भित करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय फ्रांस का राजा कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है लुई 14, सेकंड ऑप्शन है लुई 16, थर्ड ऑप्शन है मैरी एटोइटे, फोर्थ ऑप्शन है निकोलस सेकंड। मतलब निकोलस सेकंड ही बोलेंगे इसे, दूसरा नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं निकोलस दूसरा। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16 जो है वो फ्रांस का राजा था, उसको हराकर नेपोलियन बोनापार्टा जो है राजा बना, उसके बाद सम्राट बना। ठीक है। याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लुई 16 के बारे में, वह जो है राजा था फ्रांसीसी का जो बोरबान राजवंश के ताल्लुक रखता था, जिसने 1774 में राज सत्ता हासिल की थी। तो लुई 16 ने जो है कब सत्ता हासिल की थी? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। 1774 में जो है इन्होंने बोरबान राजवंश से जो है ताल्लुक़ रखते थे और 1774 में इन्होंने राज सत्ता हासिल की। उन्हें बड़े कर ढांचे और ऋण की समस्याएं विरासत में मिली और यह उन्हें ठीक करने में असमर्थ था। मतलब इन्हें जो है जब विरासत में मिली इनको राज सत्ता, तो उसके ऊपर काफ़ी कर और ऋण वगैरह की समस्याएं ज़्यादा थी। ठीक है। और ये जो है इन्हें सॉल्व करने में असमर्थ रहे। 18वीं सदी के करीब आने के बाद राजा लुई 16 और उनके पूर्ववर्ती द्वारा असाधारण खर्च और अमेरिकी क्रांति में फ्रांस की महंगाई भागीदारी ने देश को दिवालिया होने के लिए छोड़ दिया। मतलब 18वीं सदी आते आते इन पे इतना कर्जा बढ़ गया कि जो है
असाधारण जो सिंपल बेसिक चीज़ें हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए जो है फ्रांस को जो है दिवालिया जो है घोषित लगभग कर दिया गया था। ठीक है, और इसका कारण ये भी था कि जो है अमेरिका की क्रांति हुई, जिसके कारण फ्रांस में जो है चीज़ें महंगी हो गई काफ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच एक छाया की घटना थी, जिसने अमेरिका में क्रांति के नक्शे कदम पर चलते हुए यूरोप के परिदृश्य को बदल दिया, जो कि एक दशक पहले ही हुआ था। मतलब फ्रांस की क्रांति 1779 में हुई थी और 1799 तक लगभग चली थी। ठीक है, और ये जो है क्रांति लगभग अमेरिका की जो क्रांति थी उससे मतलब उसी के एकदम जैसे थी। ठीक है, और इसने जो है यूरोप का एकदम चेंजेस ला दिया अचानक से। इसके अलावा आधुनिक यूरोपीय इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो जैसा कि मैंने बताया 1789 में शुरू हुई और 1790 में अंत हुआ इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति ने डैश इस शब्द को आधुनिक अर्थ दिया। तो कौन से शब्द को इन्होंने जो है आधुनिक अर्थ दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है हुकूमत, थर्ड ऑप्शन है गणतंत्र, फोर्थ ऑप्शन है पूंजीवाद। मतलब फ्रांसीसी जब क्रांति हो गई तो उसके बाद किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया? ठीक है, तो पूंजीवाद पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। फोर्थ ऑप्शन आपका ये करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पूंजीवाद पे किस तरीके से जो है फ्रांसीसी क्रांति ने जोर दिया। ठीक है, और किस तरीके से आधुनिक का अर्थ जो है ये निकलता है। फ्रांसीसी क्रांति ने पूंजीवाद शब्द को अपना आधुनिक अर्थ दिया। मतलब फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया? आधुनिकीकरण पे जो है ज़्यादा जोर दिया। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति 1779 में शुरू हुई। क्रांति का कारण देश की राजनीतिक परिदृश्यता को जो है बदलना था। पूर्ण राजशाही और सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था। जैसा कि आपको पता है महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी अमेरिका क्रांति के बाद, और उसके बाद भी यहाँ पर जो है राजनीतिक सत्ता जो है हथियाए हुए थे और अपना राज कर रहे थे। ठीक है, उसको क्या करना था? इन्हें उखाड़ फेंकना था। वहाँ पर एक सामंती व्यवस्था चल रही थी, जिस तरीके से इंडिया में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अगर आपने हिस्ट्री याद है आपको 8वीं तक की पढ़ी है तो उसमें सामंती व्यवस्था का काफ़ी जिक्र है। इसके अलावा पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी व्यक्ति या व्यवसाय राज्य के बजाय पूंजीगत सामान का व्यवसाय करते थे। ठीक है, इसके अलावा पूंजीवाद का शुद्धतम रूप मुक्त बाजार और लाइसेंस फेयर पूंजीवाद है। मतलब इसमें पूंजीवाद में क्या किया जाता था कि मुक्त व्यापार प्रणाली को अपनाया जाता था और लाइसेंस वगैरह जो है पूंजीपतियों को प्रोवाइड किया जाता था ताकि वो अपने उद्योग वगैरह जो है लगा सके, और इससे क्या होता था? व्यापार में बढ़ोतरी होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1790 के दशक में डैश की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया। तो जब नेपोलियन बोनापार्टा ने फ्रांस पर पूरी चढ़ाई कर दी, उसके साथ ही जो है 1790 के दशक में जो है वो जो क्रांति है वो ख़त्म हो गई। दशक यानी आप ये मान सकते हैं कि 10 साल का जो एक सत्र होता है पूरा, उसको एक दशक बोला जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति एक्चुअल में 1799 में ख़त्म हुई थी, याद रखेंगे आप। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है फ्रांस और इसके उपनिवेश वो होता है जब कोई देश एक दूसरे देश के अधीन हो जाता है तो वो उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, तो 1779 में शुरू हुई और 1799 में समाप्त हो गई है। कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, और इसमें सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का काल भी इसे जो है कहते हैं। इसके साथ आधुनिक यूरोपीय इतिहास में ऐतिहासिक घटना फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई और 1790 के दशक के अंत में नेपोलियन बोनापार्ट की चढ़ाई के साथ ये समाप्त हो गई ये युद्ध, याद रखेंगे आप।
वह एक फ्रांसीसी राजनेता और सैन्य नेता था जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक तोपखाने के कमांडर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके पास जो है तोप वगैरह भी थी, इसीलिए जो है ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1804 नेपोलियन कोड में निम्नलिखित में से कौन सा कोड शामिल था। तो 1804 में जो है नेपोलियन ने कोड वगैरह बनाया था, उसमें जो है कौन सा कोड शामिल था। पॉइंट 1 है नागरिक संहिता, पॉइंट 2 है आपराधिकता सक्रियता संहिता, मतलब इसमें जो है अपराध वगैरह जो है ज़्यादा सक्रिय रहता था। तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों। सेकंड ऑप्शन है ना ही पॉइंट 1 ना ही पॉइंट 2। थर्ड ऑप्शन है केवल पॉइंट 2 और फोर्थ ऑप्शन है केवल पॉइंट 1। तो 1804 में नेपोलियन कोड में नागरिक संहिता, सिर्फ नागरिक संहिता जो है नागरिकों के लिए कार्य ही जो है इस कोड में शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत जो नेपोलियन ने काफ़ी कार्य किए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इस कोड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखेंगे कि नागरिक संहिता को और किस नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने जो है तैयार की थी ये संहिता, या कानून कह सकते हैं आप इसे। यह मूल रूप से कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को परिभाषित कर रहा था। इसका मतलब क्या था कि सभी लोग जो है कानून के समक्ष समान हैं, संपत्ति की अधिकार की सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है इस अधिनियम ने जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकार जो है समाप्त कर दिए। ठीक है, इसके अलावा इसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती वो होते हैं जो किसानों को अपने अधीन कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो है किसान जो है उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब रहती थी, उनको क्या कर दिया, उनको जो है इस सामंती व्यवस्था से जो है बाहर निकाला। किसने? नेपोलियन बोनापार्टा ने। ठीक है, और कौन सी संहिता के द्वारा? नागरिक संहिता के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है रूसी क्रांति के लिए बनाई गई थी। सेकंड ऑप्शन है फ्रेंच क्रांति के लिए यानी फ्रांस क्रांति के लिए। थर्ड ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति के लिए। फोर्थ ऑप्शन है गौरवपूर्ण क्रांति के लिए। तो मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति जो है फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति के लिए जो है ये मुद्रण संस्कृति जो है ये नीति बनाई गई थी। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फ्रांसीसी क्रांति मुद्रण संस्कृति द्वारा बनाई गई थी। वोल्टेयर और रूसो जैसे प्रबुद्ध विचारकों के विचार को छापने से यह कई लोगों द्वारा पढ़ा गया। ये कुछ दो विचारक थे जिन्होंने जो इसके बारे में छापा था। इसीलिए मुद्रण संस्कृति ने उन स्थितियों को पैदा किए जिसने फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति 1779 से 1799 तक लड़ी गई। फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल की अवधि थी ये, जिसके परिणामस्वरूप राजशाही को उखाड़ फेंका गया और गणराज्य की स्थापना हुई जिसमें लोगों का शासन था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति के किस काल को आतंक के शासन के काल के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1794 से 1799। सेकंड ऑप्शन है 1789 से 1792। थर्ड ऑप्शन है 1799 से 1815 तक। फोर्थ ऑप्शन है 1793 से 1794। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो काल है 1793 से 1794 यानी 1793 से 1794 तक का जो काल है उसको क्या कहा जाता है? आतंक शासन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में कि आतंक शासन का काल कहाँ से लेके कहाँ तक था, तो आप बताएंगे 1793 से 1794 तक। ये इस काल को आतंक शासन के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा
संघर्ष वगैरह देखने को आपको मिला था वहाँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती हुई, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप उसे जो है ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।